आइए रुख करते हैं अब खबरों की ओर। जोधपुर राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति एवं पोक्सो कमेटी द्वारा किशोर न्याय अधिनियम 2015 के परिप्रेक्ष्य में देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों एवं विधि के साथ संघर्षरत बच्चों में दिव्यांग बच्चों के विषय में कार्यशाला का आयोजन राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर में किया गया। कार्यशाला के मुख्य अतिथि न्यायाधिपति श्री चंद्रशेखर ने बाल अधिकारों को लेकर पूरे विश्व में हो रहे कामों की चर्चा की। इस संदर्भ में भारत में हो रहे प्रयासों से भी अवगत कराया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए न्यायाधिपति डॉ पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि किशोर बालकों को लेकर आज के समाज में कई प्रकार के विचार चल रहे हैं। किशोर अवस्था में बालक बालिकाओं के साथ डील करना सभी स्टेक होल्डर के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य है। कार्यक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने भामाशाहों से आह्वान किया कि दिव्यांग बच्चों हेतु अपना आवश्यक सहयोग कर बाल संरक्षण को मजबूत करें। बाल देखरेख संस्थानों में किशोर गृह एवं संप्रेषण गृह की व्यवस्था अलग अलग होनी चाहिए। बच्चों के हित में सभी को मिलकर पूर्ण मनोयोग से कार्य करना चाहिए। कार्यशाला में न्यायाधिपति शुभा मेहता ने स्वागत भाषण दिया। पोक्सो कमेटी अध्यक्ष न्यायाधिपति रेखा बोराणा ने पॉक्सो मुकदमों की स्थिति के बारे में विचार व्यक्त किया। धन्यवाद झापन न्यायाधिपति इंद्रजीत सिंह ने दिया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव कुलदीप रांका सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में उमाशंकर शर्मा, स्टेट कमिश्नर कमीशन फॉर डिसेबिलिटी डो अरुण गर्ग चिकित्सा विभाग, अतिरिक्त मिशन निदेशक एच गुइटे, आयुक्त विशेष योग्यजन विभाग, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव हरिओम अत्री यूनिसेफ के फील्ड ऑफिस चीफ ऋषभ हेमानी, शफकत हुसैन, डॉ पूजा मुकुल अविचल चतुर्वेदी ICDS कमिश्नर ओ पी बुनकर, डायन आकाशदीप अरोड़ा ने संवाद किया। साथ ही कार्यशाला में राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति का लोगो एवं वेब पेज लॉन्च के साथ पोस्टर विमोचन किया गया। इस अवसर पर दिव्यांग बच्चों के साथ राजस्थान उच्च न्यायालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, चिकित्सा विभाग सहित बच्चों के क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। में किचन बना दी, नारी निकेतन में 2 कमरे बना दिए। इस टाइप से आम जन जुड़ेगा तो इन बच्चों का और आगे से आगे विकास होगा, कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो डिसेबिलिटी प्रेवलेंस रेट है ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने योग्य है। एक दारुसलाम करके देश है जहाँ पे डिसेबिलिटी प्रेवलेंस रेट 1.1% है और साथ ही न्यूजीलैंड है जहाँ पे ये प्रेवलेंस रेट 24% है। भारत में ये 2.2% है। तो इस एशिया पैसिफिक रीजन के जो बॉटम 15 कंट्रीज हैं उसमें भारत का स्थान है। ये जो वाइड वेरिएशन है इन रेट का 24% से लेके 1%, ये इस बात की ओर इंगित करता है कि शायद बहुत सारे ऐसे दिव्यांग जन हैं जिनको आज हम काउंट नहीं कर पा रहे हैं, जो हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। और इसका जो मूल कारण है वो है डेफिनेशन या मेथडोलॉजी जो हम यूज करते हैं डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन में। आई यूज वन मोर डेटा पॉइंट जो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट का है। जैसे कि शुरुआत की स्लाइड में हमने कहा कि ये जो 1.3 बिलियन पर्सन्स विद डिसेबिलिटी हैं, इनका 80% जो है वो ग्लोबल साउथ में है, या यूँ कहें कि लो इनकम एंड लो मिडिल इनकम कंट्रीज में है। लेकिन अगर हम प्रेवलेंस रेट को देखें तो हाई इनकम कंट्रीज में प्रेवलेंस रेट इज हायर, एंड जो लो इनकम कंट्रीज हैं, लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज हैं, वहाँ प्रेवलेंस रेट इज लोअर, which again indicates कि there is significant underdiagnosis and underreporting of disability। इसको थोड़ा सा अगर और समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है, तो we can compare 2 country examples, जिसमें एक तरफ है हमारे सामने न्यूजीलैंड और दूसरी तरफ है भारत। अगर हम भारत में देखें तो सेंसस 2011 में ये डेटा कलेक्ट किया गया था। हालांकि वो 8 प्रकार की डिसेबिलिटी पे किया गया था, लेकिन जो प्राइमरी अप्रोच हमारी है वो हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस व्यक्ति को किसी प्रकार की शारीरिक या मानसिक दिव्यांगता है। ऐसा माना जाता है कि ये सवाल अपने आप में ही थोड़ा सा लोडेड सवाल है और स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन को फर्दर जन्म देता है।
क्योंकि इसका रिस्पॉन्स अमूमन ऐसा है कि हाँ में ना हो, क्योंकि हम उससे छुपाना चाहते हैं, या हो सकता है हमें खुद ज्ञात ही ना हो, संज्ञान ही ना हो कि हम किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से अफेक्टेड हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर हम बाकी कंट्रीज को देखें जहाँ ये रिपोर्टिंग हायर है, जैसे न्यूजीलैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, वहाँ पे फंक्शनिंग को आधार बनाया है डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन का। तो जो न्यूजीलैंड का 2013 का सर्वे है वो सेल्फ परसीव्ड लिमिटेशन इन एक्टिविटी को ध्यान में रखता है। वो सवाल इस प्रकार के होते हैं कि क्या आप इस कार्य को करने में असक्षमता महसूस करते हैं, और इनका जो कोलेशन है वो डिटरमाइन करता है कि हमें डिसेबिलिटी है एंड ले लो प्लीज। Good.